बड़ी खबर आ रही है, हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा के घर बहुत बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है वक्फ को लेकर। कल संसद में वक्फ बिल पेश करने से पहले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आवास पर बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद है। क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा तेज है। कल का दिन भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होने जा सकता है, होने जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल, जिसमें असीमित शक्तियां 2013 में दे दी गई थी, अब वक्फ संशोधन बिल जो है वो कल टेबल किया जाएगा। 8 घंटे चर्चा होगी। कल लोकसभा, फिर परसों राज्यसभा। सरकार इसको पास कराने जा रही है। बड़ी खबर यह है कल क्या होगा, किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट होगा। विप जारी किया जा चुका है बीजेपी सांसदों को। सारी पार्टियों की तरफ से विप जारी किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने विप जारी कर दिया है। इसके अलावा सारी दूसरी पार्टियों ने विप जारी कर दिया है। विप का मतलब लोकसभा में मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। सभी सांसदों को वहां पर रहना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जेपी नड्डा के घर यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनके आवास पर बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कौन कौन है आप बैठक में अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बैठक है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर है। इंडिया अलायंस की बैठक से भी एक खबर मुझे मिल रही है। राहुल सोनिया बोलने के इच्छुक नहीं, यह बड़ी खबर मुझे इस वक्त मिल रही है। यह हैरान कर देने वाली भी खबर हो सकती है। इंडिया अलायंस की जो बैठक जो 6 बजे शुरू हुई थी, उसको लेकर है कि राहुल गांधी बोलने को इच्छुक नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी शायद नहीं बोलेंगे चर्चा में, वो अपनी बात रखे ही ना, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा बोलने के इच्छुक नहीं है। बताया जा रहा है कि कल लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के इन दोनों नेताओं का बोलना मुश्किल है। इतना बड़ा मोमेंट है, इतना बड़ा दिन, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि संशोधन नहीं होने चाहिए, यह संविधान पर हमला है। लेकिन किस तरह से हमला है, किस तरह से यह बिल जो लाया जा रहा है गलत है, उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोलने के इच्छुक नहीं है। जो खबर मेरे पास आई है कांग्रेस सूत्रों से, बोलने, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बोलने के इच्छुक नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। बाकी सभी सांसद वहां पर बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोलने के इच्छुक नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से समझिए कि वक्फ बोर्ड के पास, आप जानते हैं देश में किसी भी जमीन पर जो आप कह लीजिए एक तरफा दावा ठोकने की असीमित शक्तियां अब साहब बनी रहेंगी या नहीं बनी रहेंगी, या भारतीय संसद वक्फ बोर्ड से यह शक्ति छीन लेगी। अब कितना समय रह गया, रात के 8 बज चुके हैं। 16 घंटे का और इंतजार कर लीजिए साहब। 16 घंटे बाद यह पता लग पाएगा। वक्फ संशोधन बिल कल टेबल होने जा रहा है 12 बजे, रात के 8 बज रहे, 16 घंटे का और इंतजार। 8 घंटे चर्चा होगी, 8 घंटे चर्चा, 16 घंटे बाद 12 बजे टेबल। सूत्रों के मुताबिक कल संसद में कुछ मामूली संशोधनों के साथ वही बिल पेश हो सकता है जो याद है ना अगस्त में हुआ था। 8 अगस्त 2024 को संसद में टेबल किया गया था बिल, किरण रिजिजू ने। लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इस बिल को कहां भेज दिया गया था, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का पास भेज दिया गया। फिर वहां पर 130 घंटे चर्चा हुई। तब याद है क्या कहा गया था, मोदी सरकार डर गई, मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई, जेडीयू टीडीपी नाम की बैसाखियों पर है, इसलिए वक्फ बोर्ड पर नया कानून बनाने के नाम पर से मोदी डर गए। नाम लिया गया था बैसाखियां, जेडीयू टीडीपी, सब साथ आ चुके हैं बिल को लेकर। जेडीयू ने भी कंफर्म कर दिया, टीडीपी ने भी कंफर्म कर दिया। बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार कल वक्फ बिल पेश करेगी, कल ही पास कराने की कोशिश भी करेगी। इसके लिए सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे तय किए, मैं बार बार बता रहा हूं। बड़ी खबर यह भी कि सरकार ने सभी सहयोगी दलों को लगभग बना लिया है साहब। जी हां, लगभग बना लिया गया है। नायडू, नीतीश से लेकर चिराग पासवान तक हर कोई बिल के समर्थन की बात कर रहा है। कल लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, परसों यानी कि 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए बीजेपी ने पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। बड़ी खबर है, व्हिप जारी हो चुका है, कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी करके अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में हाजिर रहने के लिए कह दिया। अब देखिए वक्फ बिल पर विपक्ष की मुसीबत बढ़ाने वाली खबर क्या है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मोदी सरकार में शामिल जिन 2 पार्टियों के भरोसे था विपक्ष, नीतीश, नायडू, जेडीयू टीडीपी, से विपक्ष को बड़ी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। दोनों ही पार्टियों ने वक्फ बिल पर सरकार के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। टीडीपी ने सदन में बिल के समर्थन का वादा किया है। जेडीयू ने भी कहा है कि वो वक्फ बिल पर सरकार के साथ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद सत्र
4 अप्रैल तक ही चलेगा। आप जानते हैं 4 अप्रैल संसद सत्र के आखिरी 3 दिनों में वक्फ बिल लाना केंद्र सरकार की बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब यह भी है कि वक्फ बिल 4 अप्रैल से पहले पास हो सकता है, ताकि विपक्ष को संसद में वक्फ के नाम पर हंगामा मचाने का मौका ना मिले। यानी कि वक्फ बिल पर काली पट्टी वाली वो ब्लैकमेलिंग फेल होती नजर आ रही है। जेडीयू टीडीपी को धमकी जैसे अंदाज में कहा गया था, आज भी मैं लेकर आया हूं, आज भी इनफैक्ट हाँ ये रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है साहब कि धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से उम्मीद है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करें, इसके समर्थन में वोट ना दें, ये आपका टेस्ट है, ना जाने क्या क्या। अगर ये बिल पास हो गया तो इन दोनों पार्टियों का मुसलमान भरोसा कभी नहीं करेंगे, मुसलमान माफ नहीं करेंगे। आपको दिखाते हैं वक्फ बिल के समर्थन में जेडीयू टीडीपी के समर्थन वाले बयान, फिर बताएंगे साहब कि वक्फ बिल आने से मुसलमान परेशान हैं या मुसलमानों के कथित ठेकेदार, और यह बिल हक छीनने वाला है या हक देने वाला, बात होगी आगे। लेकिन पहले एक बार सुन लीजिए जेडीयू टीडीपी, हर कोई सुनना चाह रहा है ना, सुनाइए साहब। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उनको उसको लागू भी किया जाएगा। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सुनिए राहुल गांधी जी सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी आप सुन लीजिए, नीतीश कुमार को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। खुल्लम खुल्ला समर्थन होगा वक्फ संशोधन बिल का, टीडीपी, नायडू, नीतीश। अब आपको ना वक्फ एक्ट के पुराने कानून और वक्फ बिल के नए संशोधनों के बारे में जल्दी से मैं समझा देता हूं। कुछ लोग समझ सकते हैं कि साहब वक्फ बिल के खिलाफ देश में इतनी बौखलाहट क्यों है। क्या होने जा रहा है साहब कि देखिए, वक्फ कानून के सेक्शन 40 में एक रीजन टू बिलीव के तहत, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड मान ले, मतलब सिर्फ मान ले कि यह जमीन उसकी जमीन है, तो जमीन के मालिक को सिर्फ ट्राइब्यूनल में अपील करने की इजाजत है, सिर्फ मान लेने से। यह जो है असंवैधानिक नहीं था। अब नए संशोधन में जिसे असंवैधानिक बताया जा रहा है, कहा गया कि वक्फ के खिलाफ दावा करने वाला रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है साहब कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यह जो है असंवैधानिक, यानी कि कांग्रेस सरकारों में वक्फ ट्राइब्यूनल को देश की न्यायिक व्यवस्था से भी बड़ा बना दिया गया 2013। यह असंवैधानिक। इसी प्रावधान के खिलाफ नए बिल में कहा गया साहब कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं है, उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, न्यायालय से ऊपर थोड़ी ना होता है साहब कोई कुछ। मतलब ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा। अब आप लोग तय करिए साहब, मैं छोड़ देता हूं, क्या संवैधानिक असंवैधानिक आप लोग तय करें। पुराने वक्फ कानून में कहा गया कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उस जमीन का इस्तेमाल इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो ऑटोमेटिकली वो जमीन वक्फ की हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। नए बिल में कहा गया साहब कि जब तक जमीन वक्फ को दान में ना मिली हो वो जमीन वक्फ की नहीं होगी, और दान करने वाला भी 5 साल, इस्लाम, वो सारी चीजें। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं, महिला और अन्य धर्म। नए बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और 2 अन्य धर्म के लोगों की एंट्री मिलेगी। कांग्रेस सरकार में मिले इसी असीमित अधिकार की वजह से वक्फ बोर्ड अब तक संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, महाकुंभ की जमीन से लेकर श्री कृष्ण की द्वारिका, कुतुब मीनार से लेकर 1600 साल पुराने लौह स्तंभ से लेकर 2000 साल पुराने मतलब मुरुगन मंदिर, दिल्ली के मतलब आप कह लीजिए पांडव कालीन पुराने किले से लेकर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने गांव, यहां दिल्ली की संसद कह लीजिए, पार्लियामेंट की जमीन कह लीजिए, हर किसी पर दावा ठोक दिया वक्फ ने। कांग्रेस सरकार में मिली इसी असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ की ताकत कितनी तेजी से बढ़ी, यह बात आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी से बिल का विरोध करने जा रही है कल अनुराग भदौरिया की पार्टी। किशोर तिवारी जी का हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कान के साथ तिवारी जी। और एक बड़ी खबर यह भी दे दूं मैं तिवारी जी, आप तक खबर पहुंच गई होगी, शिवसेना मतलब यूबीटी, माफ करिएगा, उद्धव गुट बिल का विरोध करेगा। ये अब कंफर्म हो गया है।
बड़ी खबर है ये। उद्धव गुट के सांसद, अभी जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसके बाद ये कंफर्म हो गया, उद्धव गुट बिल का विरोध करेगा। तिवारी जी कहां से कहां आ गए प्रभु, मैं क्या पूछूं आप लोगों से। मुझे तो ये लग रहा है ये अच्छा हुआ मंदिर बन गया, वरना आप बाबरी के पक्ष में खड़े हो जाते। जो हाल चल रहे हैं आप लोगों के, आगे ऐसे चलेगा सावरकर को गद्दार भी आप लोग कहेंगे। क्या गया आप लोगों को। बाला साहब ठाकरे, एक मैं शिवसेना के सांसद को सुन रहा हूं, कह रहे कि बाला साहब ठाकरे तो कहते थे संशोधन नहीं, इसे बिल को ही साफ करो, और आप संशोधन बिल का विरोध। तिवारी जी आपको भी नहीं भरोसा हो रहा होगा। जी प्लीज सर आप ही बोलिए, आज आप ही शो स्टॉपर हैं। ये देखिए, जैसा टीडीपी के संशोधनों को कंसीडर किया गया, जैसे जेडीयू के संशोधनों को कंसीडर किया गया, उस प्रकार मेरी पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद जो जेपीसी में थे, अरविंद सावंत ने हमारी पार्टी की पूरी भूमिका रखी। ठीक, लेकिन सरकार ने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। हम ये नहीं चाहते। देखिए, मैं जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि स्टेक होल्डर जो मुस्लिम है उनके हितों की रक्षा हो। जिस प्रकार बीजेपी ने सब यूनिवर्सिटी, सब जगह, सब संस्थाएं काबिज कर ली, तो बीजेपी का कहीं ये वक्फ बोर्ड को काबिज करने का भी है इरादा? इस पर बहुत बड़ी सवाल है। सही बात, तीसरी बात, बड़ी बड़ी अमन, ये बहुत बड़ी बात है ठीक बात है कि आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सारा कंट्रोल दे रहे हैं क्या। और बहुत लोगों को आक्षेप है कि आप अगर सारे ट्रस्ट में, सारे मंदिरों के ट्रस्ट में यही कंडीशन लगा देते हैं तो सबरमाला से लेके सब जगह तो ठीक है, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदुओं को लाके खड़ा कर देंगे, सही बात। ये तो गलत है ना। मेरी ना आज गेस्ट टीम क्या हुआ था सर, मैं एक पर्सनल आपसे शेयर करता हूँ। आज जब मैं गेस्ट कर रहा तो मेरी गेस्ट टीम ने पूछा ओवैसी की पार्टी के किसी नेता को बुला लीजिए। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं बुलाना, मैं क्या करना है बुला के, मेरे को कमी नहीं महसूस होगी, मुझे ऐसा डाउट था। और आपने वो मेरी डाउट को मतलब वाकई में मुझे बिल्कुल नहीं कमी महसूस हो रही। ओवैसी की पार्टी की प्रवक्ता थी। आप कंप्लीट करिए सर, बिल्कुल तिवारी जी आप कंप्लीट करिए। मुझे बिल्कुल नहीं कमी हो रही कि मैं AIMIM की प्रवक्ता को नहीं बुलाया, मेरे बिल्कुल कमी नहीं महसूस हो रही। तिवारी जी आपको इस बात का गुस्सा आ रहा है कि हिंदुओं को क्यों वहां बिठा दिया गया, और आप हिंदूवादी पार्टी बाला साहब ठाकरे तो एक बिल को ही खत्म कर देना चाहते थे। सर अगर बताइए मैं गलत हूं, वक्फ बिल को ही संशोधन नहीं, साफ करो, हटा दो ये बिल। मैं गलत कह रहा हूं, आप बताइए सर मैं गलत कह रहा हूं। अमन जी, जैसा माहौल देश में बना है, अनुराग भी बताएगा कि हिंदू मुसलमान कहीं पे कोई पुरानी मस्जिद है और लाइव लोकेशन है तो वहां पे झंडा लगा के खोदना चालू। हमारे महाराष्ट्र में तो अरे प्रभु रुलाएंगे क्या। बाबरी गिराने को गर्व का, शौर्य दिवस मनाने वाले, गर्व का विषय बनाने वाले कह रहे हैं कि मंदिर मतलब मस्जिदों पर दावा क्यों ठोका जा रहा है। आप ही लोग कहते थे ना कि हमने तोड़ी बाबरी, हमने तोड़ी, गर्व का विषय। बाला साहब ठाकरे कहते थे दोबारा तोड़ेंगे, गर्व का विषय, और आप लोग कह रहे हैं हाय हाय गलत कर रहे हैं। जी 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 तिवारी जी बोलिए ना। मैंने तो ओवैसी के प्रवक्ता को इसलिए नहीं बुलाया, बोलिए ना सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बीजेपी की बी टीम है, तुमने प्रदीप भंडारी को बुला लिया, ठीक है, प्रदीप भंडारी बोलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ अमन, प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि और वहां पक्का अयोध्या में है ना, या वो भी आपका बदल गया अब? पक्का अयोध्या में प्रभु राम जन्म, अरे भाई है ना। आपको जैसा देख लीजिए, पार्टी लाइन कंफर्म कर लीजिए, हो सकता है आप लोग बाबरी के पक्ष में हो कि गलत तोड़ा गई बाबरी ये सब। अरे लल्लन जैसा बोलता वैसा मुझे भी अमन चोपड़ा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं तुमको समझाता हूँ, तुमको कि 340 साल पुरानी कब्र खोदने की बात करने पे भैया जी जोशी कल बोले, ये संदर्भहीन बातें हैं। संदर्भहीन, और सही बात। मोदी जी की छुट्टी ये मथुरा काशी भी संदर्भहीन है ना। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, पता नहीं इतने सवाल हैं प्रभु आपसे, इतना आपकी इस खबर के बाद आपसे मन ही कर रहा बात करने छोड़ने का। ये मथुरा काशी भी बेकार का मुद्दा होगा नहीं प्रभु? ये ज्ञानवापी वही मस्जिद ही है ज्ञानवापी। नंदी तो उधर गलती से देख रहे हैं, आप गए होंगे काशी में, वो नंदी तो वहां गलती, वो काशी मथुरा बेकार के मुद्दे हैं नहीं तिवारी जी? बस वो भी कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, एक बात बताऊं? जी जी प्लीज। कल मोदी जी नागपुर आए थे, मुझे लगा जो 50 किसानों ने 4 दिन पहले आत्महत्या की थी उस पे बोलेंगे, जो रोजगार की चीजें जब उपलब्ध नहीं हुई 11 साल में उस पे बोलेंगे, देश की समस्याओं पे बोलेंगे। हाँ, तुम लग गए
तुम लग गए मंदिरें ढूंढते बैठे, मस्जिदें ढूंढते बैठे। अरे ये बाला साहब को नहीं समझाया आप लोगों ने? बाला साहब कहाँ मंदिर मस्जिद ढूंढ रहे थे? बाला साहब जी, नेशनल कैंपेन चल रहा है। जी जी, बाला साहब अरे जी वो- भी यही चीजें नहीं देख रहे थे? मंदिर मस्जिद बाबरी हमने गिराई, हमने भेजा, मैंने भेजा, वो सब भी आप उनको भी, उनके बयानों को भी आप उसी कैटेगरी में रखते हैं तिवारी जी? आज तो आपकी नजर में वो भी सबसे बड़े खलनायक होंगे। कैसे आदमी थे ना, मंदिर मस्जिद करते रहते थे, कैसे आदमी थे बाला साहब जी? देखो, बाला साहेब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो जनरेशन अलग थी। ये कहाँ अब वो प्रासंगिक नहीं है, सही बात। लोगों से कंपेयर कर रहे हो? मैं समझ कहाँ ये कचरा मैं समझ लोगों से गया सर। कंपेयर कर रहे हो? कहाँ बाला साहब की बात क्यों करना डिबेट मतलब आपके मुंह से ये लग रहा है, मतलब अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो सारे लोगों ने, ये वायरल हो गई ये सारी चीजें जो आपसे मेरा संवाद रहा है। मेरे को वाकई में नहीं बुलाऊंगा आज के बाद मैं ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता को, तिवारी जी आएंगे और एआईएमआईएम की कमी पूरी करेंगे। लेकिन पहले अब आप बोलिए, मेरे ख्याल से प्रदीप भाई आप बोलिए। देश को बांटने वाला, मुसलमानों के सीने पर गोलियां, शिवसेना, उद्धव गुट भी विरोध करना पड़ रहा है। इतना खतरनाक बिल लेकर आ रहे हैं आप लोग, बताइए आप। मेरे को ऐसा लग रहा था कि किशोर तिवारी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी या राहुल गांधी बोल रहे हैं। पर अमन जी आपको बधाई हो, नहीं, आपने- इन्होंने बाला साहब और राहुल में से राहुल को चुना। हाँ, मैं ये बुरा लगे सही लगे, बाला साहब ठाकरे बहुत अच्छा लगा। और राहुल गांधी जी में से इन्होंने राहुल गांधी जी को चुना। अच्छी बात है, पार्टी लाइन है, हम कौन होते हैं तय करने वाले? देखिए, मैं तो सीनियर एक- है तिवारी जी, बहुत सीनियर है। किशोर जी बहुत सीनियर है। और किशोर जी, जैसा कि आपने कहा कि उनमें को लग रहा था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, मतलब मेरे को उनको सुन के राहुल गांधी ओवैसी बोल रहे हैं। पर देखिए अमन जी, मैं बड़ा सिंपल व्यक्ति हूं और मैं सिर्फ ना तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। मैं 7 मई 2010 में पार्लियामेंट में एक बहुत बड़े प्रबुद्ध सज्जन है, वो बहुत सीनियर लीडर है, उनका एक बयान कोट करना चाहता हूं, जरा आप सुनिएगा। आप देखिए, सारी जमीनें वक्फ हड़प रहा है, वक्फ बोर्ड जो काम कर रहा है वो प्राइम लैंड को बेच रहा है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बना दिए। इस तरह काफी लूट खसोट कर रहा है वक्फ बोर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दबी आवाज में तुष्टीकरण करने वाले नेता लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। परंतु आज ये जब हम लोग अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है। मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूं अमन भाई, एक और मैं आपको कोट करूंगा। राज्यसभा में 1995 का एक स्पीच का डॉक्यूमेंट है, उस वक्त के मेंबर थे इन्हीं के अपोजिशन के सैयद मसदुल हुसैन, आज ये अपोज कर रहे हैं ना नॉन मुसलमानों को। क्या कहते हैं? वक्फ वेस्ट बंगाल वक्फ एक्ट भैया उस वक्त में तो नॉन मुसलमान ऑफिशियल्स को भी मुतावली बनाना चाहिए, क्यों सिर्फ मुसलमानों को मुतावली बना रहे हो? असली सेक्युलर कैरेक्टर तो यही होगा, ये इनका असली चरित्र उस वक्त। और आज ये है कौन? मुसलमान, ये है कौन? ये है सीपीआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुर्शिदाबाद के। लेफ्ट और लालू, लेफ्ट लालू कांग्रेस। अगर आपको कांग्रेस सुनाना है तो मैं आपको सीताराम केसरी सुना देता हूं। सीताराम केसरी की तो धोती उतरवा, उनके कांग्रेस ने क्या हाल किया था? क्या हाल किया था उस वक्त? जो ये मिनिस्टर थे वेलफेयर के, वो कहते हैं कि 1954 का वक्फ एक्ट है, उसका मूल कारण था कि वक्फ प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से होना चाहिए। कांग्रेस, सीताराम केसरी जी। परंतु स्थिति क्या है वक्फ प्रॉपर्टीज की? स्थिति यह है कि 2019 में वक्फ बोर्ड ने संपत्ति से 151 करोड़ रुपए कमाए, परंतु 2024 के अंदर घटकर ये 1.3 करोड़ रुपए गए। तो भैया बचा पैसा किसकी जेब में गया? इससे तो समाज वंचितों का भला होना चाहिए था, मुसलमानों का भला होना चाहिए था। यही सबको रोकने के लिए हम ला रहे हैं। और 10 समाजवादी पार्टी का नहीं है, अनुराग जी भी सुन रहे, फिर मैं जवाब ले लूंगा। वो भी दूंगा ना मैं, पहले अनुराग जी बोले तो सही। नहीं, वो तो विरोध कर रहे हैं, वो तो तय है, वो तय विरोध पर मैं आपसे 10 सेकंड बात करूंगा। मुझे बता दीजिए आप अमन भाई कि ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ये तो वक्फ की जमीन है ना, वक्फ ने कह दिया उसकी जमीन है। अब हम ये कानून जो लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट में, वक्फ नहीं कह सकता कि उसकी जमीन है, इसको चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं। आज की तारीख में कोर्ट में कुछ नहीं, ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज हो सकता। समाजवादी पार्टी को निर्णय करना है कि वो रिफॉर्म के साथ में, वंचितों के साथ में है कि रेडिकल के साथ में। ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये बात एक माफिया की। अब आप भदौरिया जी बोलेंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया दी, मैं अगर पॉइंट वाइज बता दें आपको किन पॉइंट्स पर, किन प्रोविजंस पर आपत्ति है जिस वजह से आप लोग विरोध करें, क्योंकि मुझे पता है उम्र करके आप आए होंगे। क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस, क्या क्या प्रोविजंस हैं सर? अनुराग भाई आप मुझे बोलने दीजिए, हो गया। अब आपने इतना सुना बीजेपी को शांति से, मुझे भी सुन लीजिए। बेचारे आप भले आदमी की खिंचाई कर रहे थे, उन्होंने 4 किसान मौत की बात की तो आपका जमीन सरक गई। नहीं, 4 किसानों की मौत की उन्होंने मुद्दा उठाया तो आप कहने लगे बाला साहब ठाकरे कभी 4 किसान, बाला साहब ठाकरे। एक मिनट बोलने दो, फिर आप चिल्लाने लगे। अच्छा, ऐसे नहीं, मैंने खिंचाई करी ऐसे नहीं, मैं कौन होता हूं प्रभु खिंचाई करने वाला? सीनियर लीडर भाई, क्यों आप अनुराग फिर वह चिल्लाए? उन्होंने 4 किसानों की सुनी, उन्होंने 4 किसानों की मौत उठाई, 4 किसानों की मौत, हिंदुस्तानी 4 किसान मौत जो सनातनी थे, उन्होंने उनकी मौत की आवाज उठाई।
आपने कहा नहीं बाला साहब के पास चले। क्या है आप लोग, माने मौत पे भी राजनीति करते हो, मौत पे भी धर्म ले आए आप। सवाल ये है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। अब मैं बताऊंगा कैसे कोशिश, इनका मकसद है जमीन हड़पना। आप बताइए, जब मंदिरों में हमारे मंदिर आस्था का विषय है, हम किसी भी दूसरे धर्म को उसका मेंबर नहीं बनाते अपने ट्रस्ट में, और क्यों बनाए? इसी तरह मुस्लिम का भी अपना आजम खान एक को धर्म बनाने है, वाले हैं। वो अपने धर्म की उनकी स्वतंत्रता है। कुंभ का अब मुझे प्रशासन बोलने का दो हेड यार, आजम फिर खान आप को चलो, बनाने बाद वाले हैं में मैं बोलूं तब आप बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा, हेड चलिए, अलग, ठीक बात मुझे है, बोलने ठीक बात है, दीजिए। ठीक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, हेड अलग बोलिए, चीज बोलिए, होती है, आप ट्रस्ट का मेंबर बोलिए, अलग बोलिए, चीज बोलिए, बोलिए। है। तो आपने उनको ट्रस्ट का मेंबर, आप चूंकि वक्फ बोर्ड में है, चूंकि वहां पे मुस्लिम अपने अल्लाह के नाम पे जमीन डोनेट करता है, जिससे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, वहां पे उनके उत्थान के लिए काम होगा, तो आप उस ट्रस्ट में, उस बॉडी में आप नॉन मुस्लिम को क्यों डालना चाहते हो? इसके मतलब आप उस पर कब्जा करना चाहते हो। कब्जा करके जमीन पे आपका मकसद जमीन कब्जा करने का क्यों करना चाहते हो? दूसरी बात, मेरी बात सुन, लास्ट 30 सालों से, सुनिए ना, लास्ट 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लास्ट 30 सालों में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जबकि सीईओ होता है और जो वक्फ बोर्ड की जमीन होती है, जो वक्फ बोर्ड होता है उसका सीईओ अगर देखेंगे तो किसी भी स्टेट में सीईओ जो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, और डीएम उसके ऑर्डर को ऑब्लाइज करता है। इन्होंने कितनी जमीन खाली कराई है पूछना चाहता हूं, ये बताएं। और उत्तर प्रदेश में लगातार फारूकी सुन्नी बोर्ड का अध्यक्ष बना बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीता है पिछली बार में। क्यों इन्होंने उसको जिताया लगातार? क्यों? नहीं, जब आपका बोर्ड का अध्यक्ष आप जिता रहे तो आपने जमीन खाली कराई कि नहीं कराई? मैं जानना चाहता हूं। आप कहते हो जमीन पे कब्जा है, तो जो कब्जा वाली जमीन आपने खाली करवाई, मैंने बोलने दो, अभी टोको नहीं, आपने जमीन जो कब्जा है वो जमीन आपने खाली कराई। मैं जानना चाहता हूं कितनी जमीन आपने खाली कराई। 20 साल से आपकी करीबन सरकार है, उत्तर प्रदेश में 8 साल से सरकार है, कितनी आपने वक्फ बोर्ड पे, आप कह रहे हो जमीन कब्जा है तो आपने खाली नहीं कराई। तीसरी बात सुनिए मेरी बात, आपने टीडीपी और जेडीयू का बोला, आपने जेपीसी बनाई। जेपीसी क्यों बनाई? जेपीसी इसलिए बनाई जाती है, लोकतंत्र में संवैधानिक जेपीसी बनता है, क्योंकि विपक्ष के भी नेता होते हैं, अपना सुझाव देते हैं, उस सुझाव को आपको मानना होता है। आपने सुझाव उनका माने नहीं विपक्ष का, तो आपने जेपीसी क्यों बनाई? तो इसके लिए मतलब संविधान, एक सेकंड से बोल दीजिए। नहीं हुआ जेपी, नहीं जेपीसी आपने, नहीं 20 सेकंड और आपने जेपीसी बनाई। जेपीसी में आपने विपक्ष की राय मानी नहीं, विपक्ष ने सुझाव दिया, आपने विपक्ष का सुझाव माना नहीं, तो फिर जेपीसी क्यों बनाई थी? इसके मतलब तानाशाही करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। जिस तरह से आप 140 सांसदों को निलंबित करके बिल पास करते हैं, तो इसी तरह जेपीसी ने अपने मनमानी कर ली। तो आपकी तानाशाही के खिलाफ है, और इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आप ये कभी नहीं कह सकते इंडिया गठबंधन में तोड़ हो गई, इंडिया गठबंधन में फाड़ हो गया, इंडिया गठबंधन खंड हो गया। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, अमन जी एक साथ खड़ा है। अच्छा, एक काम करते हैं अनुराग भाई, एक आराम से आपने बोला डोनेट की जमीन 9.4 लाख एकड़ जमीन, ये सारी डोनेट हुई है। 9.4 लाख एकड़ जमीन, सेना रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ की है, तो ये 9.4 लाख एकड़ बिल्कुल है, ये सारी डोनेट हुई है। तो मुसलमानों का इतना विकास हुआ है ना, इसका मतलब। अरे वक्फ बोर्ड का नहीं, तो इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सुन लीजिए, अब इसका मतलब समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे काम नहीं होने दिया जा रहा है। वहां स्कूल कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ी है ना? क्या मैंने 9.5 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों ने डोनेट कर दी। 9.5 लाख एकड़ जमीन डोनेट, अल्लाह के नाम पे तो डोनेट करते हैं ना। ये 9.5 लाख एकड़ डोनेट हुई जमीन है ये। वक्फ का मतलब क्या हुआ? अरे अच्छा, मैं पूछ रहा हूं प्रभु, बोलने तो दो। क्या होता है? 9.5 लाख एकड़ डोनेट कर दी। इतनी जमीन है मुसलमानों के पास, 9.5 लाख एकड़ जमीन। ये सिर्फ डोनेटेड जमीन है या अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन इसमें नहीं है? ये सारी डोनेटेड है, मैं मान लूं। वक्फ बोर्ड का मतलब, वक्फ जमीन का मतलब, अरे मतलब नहीं पूछ रहा हूं, ये बोल दीजिए हाँ अमन जी, 9.5 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। बिल्कुल 9.5 लाख एकड़ जमीन डोनेटेड है। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड की जमीन है तो डोनेटेड है, डोनेटेड है, बिल्कुल होगी। तो फिर मुसलमानों के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन, आप कहते मुसलमानों का विकास नहीं हुआ? इतना विकास तो सब, तो आपने हमारा कौन सा विकास कर, तो कौन सा आप तो कहते विकास नहीं हुआ, मुसलमानों का बुरा हाल है। अब एक मिनट तो आप, मैं तो हो गया। एक सेकंड जवाब तो ले लो। मैं आपसे पूरा नहीं, जवाब ले लो। सत्यप्रकाश हो गया सर, मैं समझ गया। जवाब लेने की मुसलमान आप कहते हैं गरीब है, बुरा हाल है मुसलमानों का, ये विकास नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यहां आप कह रहे हैं 9.5 लाख एकड़ जमीन दान में दे दी प्रभु, इतना बुरा विकास। चलिए सत्यप्रकाश जी, अब तो जेडीयू समर्थन कर रही है। बिल्कुल
समर्थन कर रही है। तो इसको जो कहा जा रहा है कि एक तरीके से जो काली पट्टी वाली ब्लैकमेलिंग भी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लिखा था कि मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे, जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को बिहार में चुनाव भी है, तो वो सब मतलब जो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी है, सारी चीजें, अगर आप थोड़ा सा बता पाए इसमें। चलिए मैं थोड़ा आईना दिखाता हूं विपक्ष की पार्टियों को, जिन्होंने 70-75 साल तक इस देश के मुसलमानों को पीछे रखा, और इसका दस्तावेज मतलब चिढ़ा चिढ़ा के सच्चर कमेटी कहता है कि मुसलमानों को पीछे रखने में ये तमाम पार्टियां बहुत आगे थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। जिस देश ने आजादी के बाद तुरंत बाद जमींदारी उन्मूलन कानून लाया 1951 में कि कोई जमींदार नहीं होगा, जिसका जमीन जिसके पास है वापस जाना चाहिए, न्याय दिया भारत के लोगों को ताकि किसानों की, जिसके पास बहुत ज्यादा जमींदारों के पास जमीन थी, वो आम लोगों तक पहुंच सके, ये भूमि सुधार भारत ने किया। उस भारत में जब 9 लाख एकड़ जमीन अगर वक्फ बोर्ड के पास है और मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा है जो 2006 का सच्चर कमेटी रिपोर्ट कह रहा है, तो वो मुस्लिम समाज से पूछेगा सवाल कांग्रेस से। ये जो वक्फ में संशोधन आया है, ये इसका काम है कि उन तमाम पार्टियों ने जिन्होंने मुस्लिम समाज को पीछे रखा, उनकी जमीनों का बेजा इस्तेमाल किया, उनका नकाब उतारेगा। क्योंकि जब ओवैसी साहब के बारे में पारदर्शिता से पता चलेगा कि कितनी जमीन हथियाए बैठे हैं, उन लोगों के बारे में जब पता चलेगा कि कौन कितनी जमीन बेजा इस्तेमाल कर रहा है, तो उनका जब नकाब उतरेगा तो तमाम विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगेगा। मैं एक पॉइंट पर आना चाहता हूं। एक मिनट, सच्चर कमेटी ने खड़गे जी पर भी आरोप लगा था ना जेपीसी बैठक में, खड़गे जी पर भी वक्फ की जमीन रिपोर्ट है। हाँ, एक रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट है। मैं एक पॉइंट ऐड हाँ। करना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को भी आप रख सकते हैं। इसमें अनुराग जी उस समय की पार्टी, समाजवादी पार्टी तो चट्टान की तरह खड़ी थी यूपीए फर्स्ट में। हाँ, ये पार्टी समर्थन दे रही थी यूपीए फर्स्ट में। हाँ, आप एक सच्चर कमेटी ने कहा था जी, हमारे पास रिपोर्ट को ये उस समय सरकार को समर्थन दे रही थी समाजवादी पार्टी। आप इस बात को समझिए अमन चोपड़ा जी, और देश भी इस बात को समझे कि ये बिल पारदर्शिता का बिल है। नियंत्रण कर वक्फ बोर्ड की जो मुस्लिम विरोधी नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। इस देश का जानता, समझता, बूझता अच्छी तरह से है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, इन तमाम लोगों ने भारत के मुसलमानों को न्याय नहीं दिया। बताए कांग्रेस पार्टी, ये बिल से न्याय मिलेगा? मैं एक पॉइंट ऐड, बताए कांग्रेस पार्टी को 1989 में भागलपुर का दंगा था, कांग्रेस की सरकार थी, सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। 1990 में राजद की सरकार बनी, जनता दल की, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। 15 साल सरकार चली, भागलपुर के दंगे पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, दंगा अभियुक्त खुलेआम घूमता रहा, और उसको इन्होंने, एक मिनट, उसको इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द का पुरस्कार दिया। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, क्या न्याय दिया इन्होंने? अनुराग रुक जाइए, आपको बड़ी उम्मीदें थी नीतीश कुमार से, बुरा लगा, धक्का पहुंचा। रुक जाइए, आ रहा हूं प्रभु, बोल रहा हूं। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। धक्का पहुंचा है आपको, नीतीश से नहीं, बड़ी नहीं, उम्मीदें मुझे थी। तो प्रदीप भंडारी नहीं, है। आपने 2.5 मिनट बोला अनुराग, घड़ी निकाल कर देख लीजिए, लगातार आपको बोलने दिया मैंने। लेकिन ऐसा मत बोलिए आप। हाँ, मैंने प्रदीप भंडारी से भी मैंने 4 सवाल पूछे। अरे आपसे नीचे सर्टिफिकेट हो गया। प्रदीप भंडारी, मेरे को ये जानना है, नीतीश से लेकर नायडू सबको मना लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये अभी ईद गई, ये गरीब मुसलमानों को मोदी की असली ईदी है। एक नरेटिव बना दिया गया कि ये मुस्लिम विरोधी। मुझे ये समझाइए, जो सत्यप्रकाश जी ने भी कहा नीतीश की पार्टी से, गरीब मुसलमानों के लिए एक तरह से ये मोदी की ईदी है। ये जो दिया जा रहा है, अगर इसको ढंग से समझा जाए, आगा खानी और दूसरे बोहरा समुदाय जो मुसलमान है पिछड़े, बिल्कुल अमन भाई, ये हर वंचित जिसी भी समाज से आता है, भले मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, जो है हर गरीब के हित की बात है। मैं ये सच्चर कमेटी का एग्जैक्ट रेफरेंसिंग भी लेके आया हूं कि मैं अनुराग भदौरिया जैसे बिना पढ़े लिखे बात नहीं करता। सच्चर कमेटी पेज नंबर 190 पे ऊपर कहती है कि वक्फ के अंदर जो है अगर नॉन मुस्लिम्स होंगे, अंग्रेजी में कहती है लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स हैज बीन प्रोविजन इन द वक्फ अमेंडमेंट, इट विल मेक द बोर्ड एंड काउंसिल इंक्लूसिव एंड डाइवर्स। ये सच्चर कमेटी कह रही है। सच्चर कमेटी में अनुराग भदौरिया जैसे नहीं हूं, वो गूगल पे नहीं मिलेगा, अनुराग भदौरिया पढ़ना पड़ता है उसके लिए। सुनिए, सच्चर कमेटी कहती है कि 2 मुसलमान महिलाओं को स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर होना चाहिए। ये 11.6.9 के अंदर कहा गया। हम 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर लाने की बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर
उठाने की बात कर रहे हैं, इसका ये अनुराग भदौरिया की पार्टी विरोध कर रही है। तीसरी बात, सच्चर कमेटी ये कहती है कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑपरेटर जो है, ऑफिसर जो है वो होना चाहिए वक्फ काउंसिल के अंदर। हम जो है सीनियर ऑफिशियल को लाने की बात कर रहे हैं। ये सच्चर कमेटी हमने नहीं बनाई थी, कांग्रेस, ये रही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। ओपन चैलेंज अनुराग भदौरिया को, अगर ये चैलेंज कर दे उसको काउंटर करें। 10 सेकंड। सच्चर कमेटी की कसमें खाने वाले क्या करेंगे प्रभु? अब चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक और चीज अनुराग, एक और चीज अमन भाई, इन्होंने फैक्चुअली गलत बात बोली थी। वक्फ की कोई हर जमीन जो है वो मस्जिदों की बात नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन जिस पे बात हो रही है वो खेती की जमीन है। 1,40,000 एकड़ जो है वो खेती की जमीन पे वक्फ ने अपना लैंड क्लेम किया है। 40,000 एकड़। मस्जिदों की बात करी जाए वो 1,17,000 एकड़ है, सबसे ज्यादा खेती की बात है। दुकान 1,06,000 एकड़ है। तो इन सबसे रेवेन्यू कहां जा रहा है? अगर वक्फ का मतलब होता है इस्लाम के लिए दिया गया, अल्लाह के लिए दिया गया, खेती का इससे क्या संबंध है? इसका दुकान से क्या संबंध है? घर से क्या संबंध है? तालाब से क्या संबंध है? किशोर तिवारी जी अब आप बोलेंगे, क्योंकि पहले अनुराग ने बोला, अब आप, फिर अनुराग भाई मैं आपके पास आऊंगा। तिवारी जी अगर आप भी पॉइंट वाइज मुझे समझा पाए कि इशू क्या है, कि गैर मुसलमानों को जगह दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, अब ऊपरी अदालत में अपील की जा सकेगी, नंबर 2। नंबर 3, कलेक्टर को जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से सर्वे की इजाजत दी गई है। यही पॉइंट्स हैं, इसी का विरोध है तिवारी जी, या राहुल जी का प्रभाव है, उस चक्कर में आपको करना पड़ रहा है विरोध? देखिए मैं अभी बताता हूं जी। हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा कि स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके ही आप अमेंडमेंट करो। जो ऑब्जेक्शंस है कि आप पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में लेना चाहते हो वक्फ बोर्ड का, इसके बारे में है। यही टीडीपी के भी ऑब्जेक्शन थे। अब सरकार, देखिए हम इंडिया अलायंस में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ है, और हम हिंदुत्व वाली पार्टी है, और हमने स्टेक होल्डर के हितों की रक्षा की। अभी आपने क्या कहा, आपको मालूम है मुगलों के जमाने से ये जमीनें दी गई है, उसके बाद यही जमीनें ब्रिटिशों ने चर्चों में दी है। अभी समझो जब सरकारें होती है तो ऐसी 10 लाख 20 लाख एकड़ जमीनें होती है। अब भारत के अंदर हिंदू ट्रस्टों के पास 52 लाख हेक्टेयर जमीन है। अब मुझे बताइए, मैं प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दो, और आप फिर ये जो गूगल से सर्च करके लाए हुए कागज है वो अपन देख लेंगे। बात सही बोलने देते हैं उनको। अरे मैं बात कर लेने दो कि ये कह रहे अभी 200 करोड़ रुपए आमदनी होती है। मैं अभी बता रहा हूं कि ये अमेंडमेंट पास होने के बाद प्रदीप भंडारी क्या 12,000 करोड़ की आमदनी शुरू हो जाएगी? मुझे 12,000 करोड़ की आमदनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तो अमेंडमेंट आप लेके आए हो, 2025 के पहले का डिस्प्यूट नहीं रहेगा। वो मुझे, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि फैक्ट्स पर, वो सीनियर आदमी अगर कह रहे होंगे आप उसको डिनाई करिए। मेरे को बस कष्ट इस चीज का है कि हिंदुओं की इतनी जमीन कैसे, हिंदुओं की इतनी कमाई कैसे, इनको इस चीज का कष्ट हो रहा है। मेरे को और कोई बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाला साहब और राहुल में से अगर राहुल जी को इन्होंने चुना, बाला साहब के सिद्धांत, बाला साहब की विरासत, हिंदुओं की इतनी जमीन कैसे है, हिंदुओं की इतनी कमाई हो रही है, उस पर तो कुछ नहीं कर रहे, बीजेपी हिंदुओं की कमाई काटे। तिवारी जी की ये मांग है, मुझे उससे कोई कष्ट नहीं है जो वो कह रहे हैं। मुझे ये सब डिबेट लोग सुन, अरे अभी आपने बोला हिंदुओं की, अभी आपने मुझे बताया ना 52 लाख हेक्टेयर, कितना बताया मंदिरों पर इतना? अच्छा अभी बोला आपने, अब आपको हिंदुओं की कमाई चुभ रही है? अरे भाई अब आपको हिंदुओं की कमाई चुभ रही है? अरे मैंने जो वास्तविकता है वो बताया है। वास्तविकता है, ठीक है, वास्तविकता है वो बताया। वास्तविकता जल्दी। हाँ बोले भारत में ये नहीं चाहते कि हिंदू जो है अगर एग्रीव्ड हो, क्रिश्चियन जो एग्रीव्ड हो तो कोर्ट ना जा सके। हम कोर्ट लाने की बात करें। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बोर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट को कोट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है एसपी चरैया थयर वर्सेस एसपी पोकैया में कि वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, ये रिलीजियस बोर्ड नहीं है। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजियस बोर्ड है। ये रिलीजियस बोर्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। झूठ मत बोलिए, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अनुराग जल्दी से एक सवाल आपसे, जो संशोधन है वो संविधान सम्मत नहीं है। एक मिनट में सवाल, जो संशोधन है संविधान सम्मत नहीं है, क्या मौजूदा व्यवस्था संविधान सम्मत है आपको लगता है? ताजमहल भी हमारा, ये भी हमारा, पार्लियामेंट हमारा, ये सब ठीक है? अनुराग अब आप बोलिए, आपकी टर्न है, बोलिए आप अनुराग। ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। भारतीय, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार आपको फटका लगा चुका है, बुलडोजर चला, फिर भी आप बुलडोजर चलाते हो। क्यों चलाते हो आप?
किसने आपको बोला है? इसलिए ज्यादा बातें मत बोलिए। दूसरी बात, अभी बीजेपी के वो क्या जेडीयू के नेता बोल रहे थे, अरे 20 साल से सरकार है बिहार में नीतीश जी की, 20 साल से बच्चा पैदा नहीं हुआ था। एक बच्चे से मैंने पूछा, 19 साल का था, मैंने कहा लालू जी की सरकार कब थी? तो बोला मैं तो था ही नहीं इस दुनिया में जब लालू जी की सरकार थी, मैं तो जब से आया हूं मैं नौकरी मांग रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मांगने जाते तो मुझे याद दिलाते लालू जी की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी। अरे 20 साल का बच्चा हो गया, आप लालू जी की सरकार बता रहे हो? नीतीश जी की सरकार 20 साल से हो गया, क्या किया आपने वक्फ बोर्ड पे? कितनी जमीनों को आपने कब्जे छुड़वाए? तीसरी बात, उत्तर यहाँ केंद्र में आ जाओ, नहीं केंद्र में बोलने दो, केंद्र में आ जाओ, केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है बिहार में। अरे आप फिर टोकने लग गए, मैं बोलने दो, उन्होंने नहीं उन्हें बोलने दो मुझे, मैं अपनी नहीं। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ केंद्र में लास्ट 30 साल से 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन्होंने क्या किया? 80 करोड़ लोगों को चावल यहाँ लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा। ये उन्नति दी आपने मुझे कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लग जाओ, ये आपने उन्नति दी मुझे। मोदी विरोध में गरीबों को राशन भी चुरा रहा है। भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। ये वो लोग हैं जो जमीन हड़पना चाहते हैं, ये जमीन हथियाना चाहते हैं, ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं, ये जमीन कब्जा करके धन्ना सेठों को देना चाहते हैं। ठीक नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। नहीं, मैं एक चीज कहना सही बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। जो अगर वक्फ आपकी बिल है, नीयत ठीक होती तो 20 साल में क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं जमीन छुड़वाई आपने? अगर किसी माफिया ने कब्जा की वक्फ बोर्ड की जमीन तो आपने क्यों नहीं छुड़वाई आपने? जल्दी से आखिरी कमेंट है सत्यप्रकाश जी, जल्दी से देखिए, ये वक्फ बिल जो है जमीन कब्जा नहीं, जिनका कब्जा है ना जबरदस्ती गैर कानूनी, जो 3-4 हजार करोड़ का जमीन आंध्र प्रदेश में ओवैसी बंधु के पास है, उससे हटाने का ये बिल है। क्यों? इसमें पोर्टल बनेगा जिसमें किस जमीन को कब डोनेट किया गया, किस मकसद से इस्तेमाल हुआ रहा है, किसके पास है, उस पोर्टल में पारदर्शिता आएगी। अनुराग जी ने कहा 20 साल से हमारी सरकार है बिहार में, बिल्कुल है। दंगा अभियुक्तों को जेल भेजा, जिसको लालू जी बचा रहे थे, कांग्रेस पार्टी बचा रही थी, मुस्लिम समाज के तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, कोई सांप्रदायिक हिंसा कभी बिहार में नहीं होने दिया। मुस्लिम समाज के बच्चों को 10 लाख रुपया मुद्रा योजना के तहत दिया, रोजगार की व्यवस्था की है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया, महिलाओं के लिए देखिए, एक मेरी डिबेट में एक चीज क्लियर हो जाए, मस्जिद मदरसों पर कब्जा हो जाएगा। मुझे एक बार क्लियर, मस्जिद मदरसों पर कब्जा हो जाएगा, जमीन खत्म। जो अनुराग ने बोला, जो एक मिनट भंडारी जी क्लियर करेंगे ना, सत्ता पक्ष से बताइए, मस्जिदों मदरसों पर कब्जा हो जाएगा और वक्फ की जमीन पर सरकार कब्जा करने जा रही है, सारी जमीन हथिया लेंगे। ये सरेआम झूठ है, ये हम नहीं, बिल्कुल अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे हैं। 10 सेकंड में मुस्लिम समाज के 135 परिवार को पुणे के अंदर उनकी जमीन पे वक्फ ने कब्जा करा, वो अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी जमीन लेने की बात कर रहे हैं। ईसाई समाज के 600 परिवारों की जमीन पे वक्फ ने कब्जा किया, अभी तक वो अपनी जमीन लेने की बात करे। अनुराग भदौरिया अमीरों के साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ खड़े, वंचितों के साथ। परिवारों उधर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये भी है, बहुत बड़ी खबर ये है कि आरएसएस ने, ध्यान से सुनिएगा, मथुरा काशी विवाद को लेकर के अपनी लाइन बदल ली है। क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब संघ काशी मथुरा विवाद में भी एंट्री के लिए तैयार हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी खबर, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 नेता माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले जी ने काशी मथुरा को लेकर एक बयान दिया है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है और जो अभी तक चली आ रही संघ की लाइन से थोड़ा अलग माना जा रहा है। दत्तात्रेय होसबोले ने कन्नड़ में आरएसएस की पत्रिका को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद और संतों ने 3 मंदिरों की बात कही थी। अगर हमारे स्वयं सेवकों का एक वर्ग 3 मंदिरों से जुड़े किसी आंदोलन में शामिल होना चाहता है तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं। यानी कि दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि अगर काशी मथुरा के लिए शुरू होने वाले किसी आंदोलन में, जो संघ नहीं शुरू कर रहा है, कोई और अगर शुरू करता है, उससे जुड़े कार्यकर्ता, संघ से जुड़े कार्यकर्ता उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इससे संघ को कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बयान का बड़ा मैसेज यह है कि संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को काशी मथुरा के लिए हरी झंडी एक तरीके से दिखा दी आंदोलन में शामिल होने के लिए। दूसरा बड़ा मैसेज क्या है कि संघ ने मथुरा काशी आंदोलन को वैचारिक समर्थन, एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से समर्थन दे दिया। तीसरा बड़ा मैसेज, संघ कार्यकर्ता राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों की तर्ज पर आंदोलन में खुलकर क्या शामिल हो सकेंगे, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? यानी कि संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को उस नैतिक दबाव से, कथित दबाव से आजाद कर दिया जो दबाव कार्यकर्ताओं पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद से माना जा रहा था। क्या हुआ था
याद करिए जून 2022 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ पदाधिकारियों की बैठक में काशी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक बयान दिया था, जिसको काशी के ज्ञानवापी विवाद से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढें। इसी बयान में संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं के आगे बड़ी लक्ष्मण रेखा यह कहकर एक तरीके से खींच दी थी कि आरएसएस भविष्य में ऐसे भी किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा अयोध्या के बाद। लेकिन काशी मथुरा को लेकर क्या संघ के रुख में क्या यह बदलाव है, इसका संकेत इसी साल जनवरी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने यह कहकर दिया था कि काशी मथुरा और संबल जैसे जो दूसरे धार्मिक स्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि धर्म के नाम पर कब्जा और हिंसा इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। और अब काशी मथुरा के पक्ष में आरएसएस के दूसरे सर्वोच्च नेता का यह बयान बताता है कि काशी मथुरा भी संघ के केंद्र में क्या आ गया है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब संघ अयोध्या मुद्दा भी उठाए जाने लायक नहीं मानता था। लेकिन जब राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू हुआ, गांव-गांव तक अयोध्या की आंदोलन वाली लहर पहुंची, तब संघ को एहसास हुआ कि इस मुद्दे पर कितना बड़ा जन समर्थन है। और शायद अब काशी मथुरा को लेकर भी संघ को संभवतः ऐसा लग रहा है कि अयोध्या जैसा जन समर्थन काशी मथुरा के साथ भी है। और यही बात संघ के स्टैंड बदलने के पीछे जो कहा जा रहा है कि शायद स्टैंड बदलाव हो सकती है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। सुनिए। We all know that RSS stands for doublespeak. RSS speaks different languages. Again, they are doing the same thing, and we all know that RSS stands for hate. They spread hate. They want to destroy the brotherhood which has been built for years together in India. उज्ज्वले का एक और बयान सामने आया, जिसमें साहब उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनिएगा उनके इस बयान को। अब सुनिए जो स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं आप आरएसएस का। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को पिछले 50 वर्षों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन संघ ने शुरू नहीं किया था, इसे कई साधु संतों और मठाधिपतियों की तरफ से शुरू किया गया। साधु संतों ने इस आंदोलन को शुरू किया। जब उन्होंने इसको लेकर संघ से मदद मांगी तो संघ ने भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए इस आंदोलन में सहयोग लिया। इस संदर्भ में इस बयान को देखा जाना चाहिए। उस समय विश्व हिंदू परिषद और धर्मगुरुओं ने 3 मंदिरों की बात की थी। अगर संघ कार्यकर्ता इन 3 मंदिरों से जुड़े आंदोलन में शामिल होते हैं तो संघ उन्हें नहीं रोकेगा। देखिए, एक और काशी और मथुरा पर संघ के बयान के बाद विपक्ष को झटका लगा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान से उन लोगों को भी झटका लगा है साहब, जो नागपुर दंगों के बाद उम्मीद कर रहे थे कि नरपिशाच औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की वो लोग मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र एएसआई संरक्षित इमारत है। उन्होंने कहा है चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, औरंगजेब की कब्र एएसआई संरक्षित इमारत है। किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए, लेकिन जो कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। आज की एक बड़ी खबर, एक खूबसूरत तस्वीर। अब आपको आस्था की ऐसी भक्ति यात्रा दिखाते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सनातन धर्म में श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। ये यात्रा देखिए आप। ये यात्रा रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी की है। आपकी जानकारी के लिए, इन दिनों अनंत अंबानी गुजरात के जामनगर से भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए 141 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अनंत अंबानी, उनकी यात्रा के 5 दिन पूरे हो चुके हैं। अनंत अंबानी का संकल्प है 9 अप्रैल को वो अपना जन्मदिन भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में मनाएंगे। देखिए, कई लोगों के लिए अनंत अंबानी की भक्ति यात्रा इसलिए हैरान करने वाली हो सकती है क्योंकि इससे पहले शायद किसी उद्योगपति ने इतनी लंबी इस तरह की यात्रा की हो, ध्यान में नहीं आता। अनंत अंबानी की यह भक्ति यात्रा इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि अनंत जिस नई युवा पीढ़ी से आते हैं, वो कहते हैं ना सब पार्टी कल्चर के लिए जाने जाती है, लेकिन अनंत ने 141 किलोमीटर की भक्ति यात्रा से आध्यात्म, श्रद्धा और समर्पण की अनोखी मिसाल पेश की। इस भक्ति यात्रा में नवरात्र के मौके पर महिषासुर मर्दिनी भी वो पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का भी वो पाठ कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। सुना सकते हैं, सुनाइए एक बार। મારું યાત્રા ચાલે છે પદયાત્રા અહીંયા
જામનગર અમારા ઘરથી દ્વારકાધીશ સુધી અને બસ આ બધાના આશીર્વાદ રહે અને શ્રીજી બાબા દ્વારકાધીશના બધા ઉપર કૃપા રહે આ જ મારી પ્રાર્થના છે અને અમે હમણાં પદયાત્રામાં 5 દિવસથી ચાલીએ છીએ અને 2-4 દિવસમાં પહોંચી જશું એ જ દ્વારકાધીશ તો બધાના રાજા છે અને અમારા બધાના એ માલિક છે ને શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદથી એ મને શક્તિ આપી છે ચાલવા માટે તો હું ચાલું છું અને અમારું પહેલું વાર છે અને બસ એટલા જ કહું કે જય દ્વારકાધીશ દ્વારકાધીશનું કૃપા રહે અને બધા શ્રીજી બાબા બધાને સંભાળીને રાખે ને બધાને આશીર્વાદ આપે એ જ બધા યુવાને ભગવાનના પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને સનાતન પ્રતિ પ્રેમ રાખવું જોઈએ અને બધા યુવાને બસ એ જ મારી બધા યુવાને એક મેસેજ મોકલાવું છું મારા ભાઈઓ અને મારા મિત્રોને કે આપ બધા શ્રીજી બાબાના આશીર્વાદ લઈને આગે વધો અને જ્યારે ભગવાન છે તો કંઈ ચિંતા नहीं કરવાનું 141 किलोमीटर लंबी इस भक्ति यात्रा में अनंत अंबानी की तारीफ इसलिए भी हो रही है साहब क्योंकि उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति समर्पण और प्रेम दिखाते हुए आज की खबर ये भी है खूबसूरत तस्वीर 250 मुर्गियों को भी आज़ाद कराया। बताया जा रहा है जो कटने के लिए जा रही थी ये 250 मुर्गियां एक मिनी ट्रक में बंद थी और द्वारिकाधीश के लिए पैदल यात्रा के वक्त अनंत की नज़र उन पर पड़ी। इसके बाद अनंत ने तुरंत वो ट्रक रुकवाया, ट्रक ड्राइवर से बातचीत की। ट्रक ड्राइवर ट्रक में सवार सभी मुर्गियों की दोगुनी कीमत में उनको खरीद लिया। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि अब वो इन मुर्गियों की देखभाल करेंगे। इस दौरान अनंत अंबानी ने एक मुर्गी को हाथ में लेकर जय द्वारिकाधीश का नारा भी लगाया। अनंत अंबानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है। लोग कह रहे हैं साहब कि अनंत सच्चे सनातनी और ये बात मानते हैं कि बेजुबान जानवरों में साक्षात ईश्वर का वास होता है और वानतारा के जरिए अनंत अंबानी पशु सेवा की भी अनूठी मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं।